नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग EVS का संपूर्ण रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग EVS में NCERT क्लास 3rd से 5th का संपूर्ण रिवीजन करेंगे, जो कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास में आपके EVS का संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अब आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, जुलाई में आपकी परीक्षाएँ होनी हैं। अब आपके पास 20 से 25 दिनों का समय बचा हुआ है, तो 20 से 25 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्विक रिवीजन करना है और डेली ये प्रैक्टिस करना है। तो हम आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही हैं। पेपर 2 में हम लोगों ने NCERT का संपूर्ण निचोड़ करा दिया है, साइंस में भी और SST में लगभग कुछ क्लासेज बची हैं। उसके बाद मैं MCQ कराऊंगा, चैप्टर वाइज MCQ NCERT बुक से करवा दूंगा आपको कैसे प्रश्न पेपर में बन सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग EVS और NCERT का संपूर्ण रिवीजन देखेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। इस बार जितने भी छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सबका बढ़िया से अच्छे नंबर के साथ सीटेट क्लियर हो जाए। इसी के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस सेशन में हम लोग EVS का आखिरी क्लास होगी, इसमें हम EVS को संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग EVS की थ्योरी क्लास समाप्त कर देंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस क्लासेज स्टार्ट होंगी, जिसमें हम लोग EVS का प्रैक्टिस कराएंगे ऑनलाइन पेपर की। तो चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि EVS की थीम कौन कौन सी है। तो सबसे पहला आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी परिवार और मित्र। क्या? परिवार और मित्र, ठीक, परिवार और मित्र। उसके बाद दूसरे पे आता है भोजन, भोजन के बाद शेल्टर मतलब आश्रय, ठीक, आश्रय के बाद पानी, और पानी के बाद क्या आता है? यात्रा के बाद चीज़ें जो हम बनाते हैं, थिंग वी मेक डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो 6 थीम हैं EVS के अंतर्गत, ठीक। कौन कौन से? फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं, ठीक। और अब इसमें एक उप थीम भी प्रश्न बनता है। फैमिली एंड फ्रेंड के 4 उप थीम भी होते हैं। कौन कौन से? रिलेशनशिप, जिसको हम संबंध बोलते हैं, ठीक, संबंध, वर्क एंड प्ले यानी कार्य और खेल, ठीक, कार्य और खेल, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद जानवर, और चौथा है पौधा। तो 4 उप थीम है, परिवार और फ्रेंड के 4 उप थीम है। कौन कौन से? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स, 6 थीम, और फैमिली एंड फ्रेंड के 4 उप थीम होते हैं। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपका ज़रूर पूछा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर सीटेट 2023 मैराथन नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें आपको सारी मैराथन क्लासेज मिल जाएंगी। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, टीचिंग एग्जाम ओवरलोड मेरा टेलीग्राम लिंक है। आप डायरेक्ट भी सर्च करते हैं @टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, तो भी आपको ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको नोट्स, बुक प्रोवाइड, सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, तो थीम में हमने बात की कौन कौन सा होता है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, ट्रैवल, फूड, शेल्टर, थिंग वी कैन डू, और फैमिली एंड फ्रेंड में 4 उप थीम होते हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानवरों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्लॉथ की बात करते हैं। तो स्लॉथ क्या होता है? यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न पूछा जाता है। आपको ऐसे कुछ लाइनें दे दी जाएंगी, उसमें स्लॉथ के बारे में 3 लाइनें सही रहेंगी, एक विकल्प गलत दिया रहेगा, उसमें आपको छांटना रहता है। तो स्लॉथ क्या होता है? या भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं होता है, या बहुत आलसी जानवर होता है। इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। तो स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाले जीव है, परंतु भालू नहीं है, ठीक। पहला प्रश्न तो यह ही है, स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव होता है, परंतु यह भालू नहीं होता है। यह पेड़ों पर उल्टे लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता है। तो यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता है। या जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। तो यानी यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, या एक शाकाहारी जीव होता है। और यह सप्ताह में 1 दिन के लिए शौचालय के लिए नीचे उतरता है।
तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बने, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है, या पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता है, या जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है, या एक शाकाहारी जीव होता है, या सप्ताह में एक दिन शौचालय के लिए उतरता है, या अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ पर ही निवास करता है, अर्थात यह एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। तो यह अपने पूरे जीवन में 40 वर्ष के जीवन में लगभग 8 पेड़ पर निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर यह 5 वर्ष रहता है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। स्लॉथ विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो स्लॉथ विश्व में कहाँ पाया जाता है? मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हाथी के बारे में बात करते हैं। हाथी के झुंड, हाथी, यहाँ से भी आपको 1 नंबर के प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपने इसको कवर कर लिया तो आपके ईवीएस में कंटेंट के 15 नंबर में 13 से 14 नंबर फिक्स हो जाते हैं। 1-2 नंबर क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि 1-2 नंबर हर बार आउट ऑफ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका कल्चर्स पूछ लिया जाता है, डांस वगैरह पूछ लिया जाता है, पकवान से पूछ लिया जाता है, तो अलग प्रश्न है, इसको मैंने करवाया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हाथी के बारे में देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक हाथी जो है कर्नाटक राज्य में है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी होता है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 12 से 15 लोग रहते हैं। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। तो हाथी का जो नर बच्चा होता है वह 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। वह कान के द्वारा सुनने के साथ साथ हवा करने का भी कार्य करते हैं। हाथी काले रंग का होता है, इसलिए उसे गर्मी अधिक लगती है। तो हाथी जो काले रंग के होने के कारण इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। हाथी गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। हाथी का जो गर्भधारण काल होता है 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। हाथी एक दिन में 1 कुंटल या 100 किलोग्राम पत्तियाँ झाड़ियाँ खा सकती हैं। ठीक, तो हाथी के बच्चे का वजन जो होता है, तो हाथी के बच्चे का वजन लगभग 3 माह में 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल होता है। ठीक, हाथी की औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर होता है, लगभग 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। ठीक, तो ये हाथी से इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं इसमें यही बनता है कि हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। वह कान के द्वारा सुनने के साथ हवा करने का भी कार्य करता है। हाथी काले रंग का होने के कारण इसे गर्मी ज़्यादा लगती है। हाथी को गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है। हाथी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल 100 किलोग्राम या पत्तियां झाड़ियां खा सकता है। हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम यानी 2 कुंटल होता है लगभग 3 माह के। हाथी की औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर होता है, लगभग 2 से 4 घंटे सोता है। तो यहाँ से हाथी से जितने भी पॉइंट पूछे जाते हैं वह सब कवर हो जाएगा इतने में। चलिए अब हम बाघ के बारे में देखते हैं। तो बाघ से भी 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। तो बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। तो बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व कौन करता है? बाघिन करती है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। तो आगे देखते हैं। बाघ के नर बच्चे जो होते हैं वह अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। तो बाघ के जो नर बच्चे होते हैं वह अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। चलिए, बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। तो बाघ जो होता है वह मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही पहचान लेता है, यानी वह
झाड़ियों के हिलने से पता कर लेता है कि झाड़ियाँ शिकार से हिली हैं या हवा से हिली हैं, और दोनों में अंतर कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि यह शिकार की वजह से हिला है कि हवा की वजह से हिला है, वह अंतर कर लेता है दोनों में। बाघ की जो मूँछें होती हैं लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने की मदद करता है। बाघ की मूँछें लंबी होती हैं या अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसा कि कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है तो उसे दूसरे की मूत्र के गंध से पता चल जाता है कि यह इलाका दूसरे बाघ का है। बाघ जो होते हैं विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। बाघ की जो दहाड़ होती है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो बाघ की जो दहाड़ होती है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई जाती है। और बाघ का बच्चा जो होता है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। तो बाघ का बच्चा लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। बाघ का एक मांसाहारी जीव होता है। चलिए अब हम शेर के बारे में देखते हैं। शेर यानी लायन। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। और शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। शेर को भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है। मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देखते हैं। शेर को भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर को भी मूँछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है। शेर का बच्चा जन्म के समय 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। चलिए अब हम डॉल्फिन के बारे में देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान और विवेकशील जीव होता है और बहुत जल्दी ही मानव से दोस्ती कर लेता है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालता है और आपस में बातें भी करता है। अंधी जीव भी कहते हैं इसको। और भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को घोषित किया गया है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाया जाता है, जो कि इलाहाबाद से पटना के मध्य में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज में। प्रयागराज से पटना, ठीक, पटना तक। चलिए अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम पर लिंक दिया है। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आप लोग उसको ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप के बारे में देखते हैं। सांप में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो पहला होता है कोबरा। पहला कौन सा होता है? कोबरा। कोबरा सांप सबसे जहरीला होता है। उसके बाद आता है कौन सा? डुबैया। डुबैया जो आप देख रहे हैं डुबैया होता है इसको, डुबैया। उसके बाद आता है अफाई, जिसको या करैत आता है। और उसके बाद चौथा अफाई होता है, जिसको हम वाइपर, स्केल्ड वाइपर भी कहते हैं, अफाई। तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? कोबरा, डुबैया, करैत और अफाई, ठीक। सांप के काटने की दवा जो होती है वह सीरम के सांप के जहर से बनती है। तो सांप के काटने की दवा सीरम के सांप जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। तो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। तो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को सुनता है। तो सांप के जो होते हैं बाहरी कान नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि सांप सुनता है, तो सांप कान वो नहीं होते। सांप सुनता नहीं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करके अनुमान लगाता है, ठीक। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन के चबाता नहीं है परंतु निगलता है। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं है परंतु निगलता है। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। तो सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं? कालबेलिया जाति कहते हैं, ठीक। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से, तो जो कालबेलिया लोग वाले होते हैं वो सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप तोहफे के रूप में देते हैं। तो कालबेलिया लोग जो होते हैं वो बेटी के शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। नाग एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। तो नाग जो होता है एक ऐसा सांप होता है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव अजगर होता है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव कौन सा होता है? अजगर होता है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है।
तो किंग कोबरा एक ऐसा सांप होता है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। चलिए अब हम केचुआ या वर्मी कल्चर को देखते हैं। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। पहला प्रश्न तो यही कई बार पूछा जा चुका है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ जो होता है मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है, जिस कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो केचुआ के कारण किसानों की मिट्टी जो होती है उपजाऊ हो जाती है। ठीक, उपजाऊ बना देता है, मिट्टी को चालता है, खाता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, प्रवाह बढ़ जाता है, जिस कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। चलिए अब हम नीली व्हेल के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीला व्हेल है। नीली व्हेल जो होती है एक स्तनधारी जलीय जीव है या फेफड़ों से सांस लेती है। नीली व्हेल सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो यहाँ से जो पॉइंट था, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम मकड़ी के बारे में देखते हैं। तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है। तो मादा मकड़ी जो होती है नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है। मकड़ी को एक सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। तो मकड़ी को एक सामाजिक कीट नहीं माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, सामाजिक कीट के बारे में विकल्प दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा इसमें एक सामाजिक कीट नहीं है। प्रश्न कई बार बन चुका है। तो मकड़ी एक सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। सामाजिक कीट के उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि सामाजिक कीट से भी प्रश्न बनता है। तो सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। दीमक, मधुमक्खी, चींटी। दीमक, मधुमक्खी, चींटी। चलिए रेशम का कीड़ा यानी सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है? यह अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जैसे आप लोगों ने वो गाना भी सुना होगा सनी देओल का, तू धरती पे चाहे जहाँ रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो वैसे ये भी होते हैं, कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेते हैं। धरती पे चाहे जहाँ भी रहें, गाना सुना ही होगा आप लोगों ने। रेशम का कीड़ा, तो रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। तो रेशम का कीड़ा कहाँ पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान जाता है। तो नर रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान जाता है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो रेशम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टसर, मूंगा, एरी एवं कोसा। कौन कौन से? टसर, मूंगा, एरी, कोसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र में पहले नंबर पे असम है, बनारस, पोचमपल्ली, यानी जिसको हम तेलंगाना कहते हैं। यहाँ पोचमपल्ली से प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोटिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र असम, बनारस, पोचमपल्ली, तेलंगाना में है। चलिए चील, गिद्ध और बाज, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मनुष्य से 4 गुना कौन देख पाते हैं? चील, गिद्ध और बाज। आइए इसको देखते हैं। यह पक्षी जो होते हैं मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। तो यह पक्षी जो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। यह पक्षी पेड़ वृक्ष पर सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। तो यह पक्षी पेड़ वृक्ष पर सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर जिला प्रसिद्ध है। तो मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर जिला प्रसिद्ध है। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो किस फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं? लीची के फूल जो होते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? आपस में कई बार बन चुका है। तो फरवरी माह में खुलते हैं। तो लीची के फूल फरवरी माह में आते हैं। चलिए मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर और दिसंबर होता है। तो मधुमक्खी पालन के लिए जो सही समय होता है वह अक्टूबर और दिसंबर होता है, क्योंकि रानी मक्खी इसी समय अंडे देती है। तो मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इस समय जो रानी मक्खी होती है वह अंडे देती है। चलिए मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स और चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। तो मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स और चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। बॉक्स में एक रानी मक्खी और एक अन्य श्रमिक मक्खी तथा कुछ नर मक्खी होते हैं।
तो मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बाक्स, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। बाक्स में एक रानी मक्खी और अन्य श्रमिक मक्खियाँ और कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मक्खी जो होती हैं शहद लाने का काम करती हैं, तो श्रमिक मक्खी शहद लाने का काम करती हैं। वहीं मक्खी को जैसे ही पराग रस प्राप्त होता है वह नृत्य करती हैं, जिससे अपने साथियों को बुलाने के लिए पराग रस प्राप्त होता है वह नृत्य करती हैं, अपने साथियों को बुलाने के लिए डांस करती हैं, जिसको अन्य मक्खियों को पता चल जाता है कि रस मिल गया है। मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। तो मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। चलिए चींटी के बारे में देखते हैं। तो चींटी जो होती है सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती है। तो चींटी कैसे चलती है? सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती है। चींटियाँ जो होती हैं मिलजुल कर समूह में रहती हैं और उनका काम बटा रहता है। तो चींटियाँ जो होती हैं मिलजुल कर समूह में रहती हैं, उनका काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। तो रानी चींटी क्या होती है? अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल की सुरक्षा करती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। दीमक और ततैया समूह में रहते हैं। यह प्रश्न कई बार बन चुका है कि समूह में कौन रहते हैं? तो दीमक और ततैया समूह में रहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम गाय के बारे में देखते हैं, यानी काऊ के बारे में। तो गाय से एक प्रश्न यह बनता है कि उनके आगे के दांत और पीछे के दांत किस काम में आते हैं। तो गाय के जो आगे के दांत होते हैं छोटे नुकीले होते हैं, जो काटने के लिए होते हैं। तो गाय के आगे के दांत छोटे और नुकीले होते हैं, जो काटने के लिए होते हैं। वहीं गाय के पीछे के दांत जो होते हैं चपटे और चबाने के लिए होते हैं। तो आगे के दांत छोटे नुकीले काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे चबाने के लिए होते हैं। ठीक, चलिए बिल्ली और कुत्ता के बारे में देखते हैं। तो इनके भी नुकीले दांत होते हैं, मांस फाड़ने के काम आते हैं। तो इनके भी नुकीले दांत होते हैं और मांस फाड़ने के काम में आते हैं। चलिए गिलहरी और चूहा के बारे में देखते हैं। तो इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए हमेशा अपने दांत को घिसते रहते हैं, जिससे इनका दांत ज़्यादा बढ़े ना। मच्छर पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं? मच्छर पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। चलिए पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसलों के बारे में देखते हैं। हम एक एक पक्षी को देखते हैं। चलिए अब हम पक्षियों के बारे में देखते हैं। पहला है कलचड़ी, जिसको हम इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। तो इंडियन रॉबिन जो होता है या पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। तो यह कैसा होता है? या पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। इसकी यह टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से अपना घोंसला बनाता है। तो इंडियन रॉबिन या कलचड़ी जो होता है वह पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से यह घोंसला बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फाख्ता पक्षी देखते हैं। फाख्ता पक्षी जो डब बर्ड भी कहते हैं। कौन सा? डब बर्ड। तो यह जो होते हैं कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला कौन बनाता है? फाख्ता पक्षी बनाता है। चलिए अब हम गौरैया या कबूतर पक्षी को देखते हैं। तो इनको तो आपको पता होगा, जो कबूतर होते हैं खंडहर में या पुराने महल या घर में बनाते हैं घोंसला। कहाँ पे? खंडहर या पुराने महल आदि में, जहाँ पे इंसान नहीं रहते हों। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। तो गौरैया कहाँ पे घोंसला बनाती है? आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कबूतर खंडहर और पुराने घरों में घोंसला बनाते हैं। चलिए डार्जिन चिड़िया, यानी इसको टेलर बर्ड, इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सी कर घोंसला बना लेती है। तो यह अपने नुकीले चोंच से पत्तों में छेद कर सी कर घोंसला बना लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकरखोरा पक्षी क्या है? तो यह जो होता है शकरखोरा पक्षी जो होता है यह एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता घोंसला बनाता है। तो यह शकरखोरा पक्षी जो होता है वह पेड़ पर झाड़ी की शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े चीथड़े होते हैं। तो यह पेड़ की झाड़ी पर शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े चीथड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबर पक्षी देखते हैं। तो बीबर पक्षी क्या होता है? तो बीबर पक्षी जो होता है, बीबर पक्षी नर घोंसला बनाता है और मादा उसे चुनती है। तो जो इसमें बीबर पक्षी होते हैं, इसमें नर पक्षी जो होते हैं वह घोंसला बनाते हैं और जो मादा पक्षी होती है उन घोंसलों में सबका घोंसला देखती है, जिसमें जो घोंसला अच्छा होता है उन्हीं के साथ वो अपना जीवन यापन करती है, यानी उन्हीं को चुनती है। स्वयंवर समझ लीजिए इसको आप एक तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बगुला पक्षी।
बगुला पक्षी क्या है, आइए इसके बारे में, यहाँ से 2 ही प्रश्न बनते हैं, भैंस और बगुले के बारे में। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। बगुला जो होता है भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंसों को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। तो इसमें क्या होता है, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, भैंसों को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। चलिए, बसंत गौरी पक्षी, इसको उड पीकर बर्ड भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। क्या, कठफोड़वा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कठफोड़वा पक्षी से। तो यह पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है। तो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है, पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है। चलिए, कौवा के बारे में देखते हैं। कौवा से एक प्रश्न यह बनता है कि यह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, या पेड़ पे सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और कौवे के घोंसले में लोहे के टार और टहनियाँ होती हैं। तो लोहे के घोंसले में लोहे के टार और टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। तो जो कोयल होती है वह घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कौवे अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। चलिए, तो यहाँ से कौवे से जितना प्रश्न बनता था इम्पॉर्टेंट हमने था। अब हम उल्लू पक्षी को देखते हैं, जिसको ऑल बर्ड कहते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है, यह एक निशाचर जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर लगभग 260 से 270 डिग्री घुमा सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार आपको 1 नंबर का प्रश्न मिलता है और यहाँ बच्चे डाउट में आ जाते हैं और प्रश्न को गलत करके आते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर पूछा जाए आपसे लगभग ऐसा कौन सा पक्षी है लगभग 260 से 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा देते हैं पीछे की ओर, तब उल्लू होगा। और अगर झटके से बात की जाए तो मैना होगा। अगर झटके से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे मोड़ता है तो मैना होगा। लगभग 60 से 270 डिग्री तक या 280 90 300 लगभग 360 डिग्री तक कौन सा पक्षी घुमा लेता है तो उल्लू होता है। ठीक, आज के बाद ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। झटके से बात की जाए तो मैना और लगभग 270 डिग्री की बात की जाए तो उल्लू। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। तो रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ही। तो मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेता है। उल्लू 260 से 270 डिग्री तक अपने सर को पीछे की तरफ मोड़ सकता है। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं पक्षियों के बारे में। हमने अभी तक जो पढ़ा, पक्षियों के पंख उड़ने सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं उड़ने सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। तो पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं उड़ने सर्दी गर्मी में बचने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और अप्रैल महीने में। तो पक्षी जो होते हैं केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और अप्रैल महीने में। पक्षियों की हड्डी जो होती है खोखली होती है। तो पक्षी की जो हड्डी होती है खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। तो पक्षियों की जो हड्डी होती है खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। चलिए, पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। तो पक्षी जो होते हैं एक ही समय में 2 आँखों से अपने अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, या कि एक आँख से इधर देख लेते हैं, एक आँख से दूसरी तरफ। ठीक, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। तो पक्षी की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं पाती, इसलिए अपनी गर्दन को ज़्यादा इधर उधर घुमाते हैं। ठीक, चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो चील, गिद्ध एवं बाज हमसे 4 गुना दूर तक देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काला ही देख पाते हैं। तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं हर चीज़ को सिर्फ सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। चलिए, अब हम पक्षियों की चोंच के बारे में बात करते हैं। पक्षियों की चोंच के बारे में बात करते हैं। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच जो होती है छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। तो बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तोते की जो होती है घुमावदार चोंच होती है। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे तोते की ऐसे घुमावदार होती है, ऐसे मुड़ा रहता है ना, घुमावदार। तो यह फल कुतरने की मदद करती है। तो कैसी चोंच होती है इनकी? ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसे मुड़ी हुई चोंच होती है। यह किस में आती है? फल को कुतर कुतर के खाते हैं ना, कुतरने के काम में आती है। ठीक,
तो तोते की कैसी होती है, ऐसे मुड़ी हुई होती है और फल को तरने के काम में आती है। चलिए, कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी छोटी होती हैं, चौड़ी और मजबूत होती हैं। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने फोड़ने के काम में आती है। तो इनकी कैसे होती है, तो छोटी सी होती है। ठीक, ऐसे छोटे से होती है, अनाज को तोड़ने फोड़ने के काम में आती है। ठीक, चलिए, मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। तो मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच जो होती है लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। तो इनकी कैसी चोंच होती है, ऐसे लंबी चोंच होती है, पतली सी। ठीक, ऐसे पतली से लंबी सी चोंच होती है, जो कि मछली, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पकड़ने के काम में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी वह छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बतख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपने भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं, यानी उसे छान देते हैं। पक्षियों के पंजों के बारे में देखते हैं। आपके ईबीएस की एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। पानी में तैरने के लिए इस प्रकार के पंजे पाए जाते हैं, ऐसे आपको करके ऐसे पंजे पाए जाते हैं। टहनियों को पकड़ने के लिए पतली पतली आपको ऐसे पाए जाते हैं। ठीक, और शिकार पकड़ने के लिए आपको ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे पाया जाता है। ज़मीन पर चलने के लिए लंबी लंबी ऐसे होता है। पेड़ पर चढ़ने के लिए ऐसे आपको नुकीले ऐसे निकले होते हैं 4 तरह के। तो आप पंजों के बारे में देख रहे होंगे। चलिए, पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। तो पानी में तैरने वाले जो पक्षियों के पंजे होते हैं झिल्लीदार होते हैं, या झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करता है, जैसे बतख, राजहंस एवं पेलिकन पक्षी के पैर। और जिन पंजों के में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां होती हैं, पीछे 1 अंगुलियां होती हैं, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया के, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, 3 आगे 1 पीछे। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने के लिए मदद करता है, जैसे ह्यूरोन का। जिन पक्षियों की टांगें पैरों की अंगुलियों से लंबी होती हैं, पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों को शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि होता है। देख रहे होंगे आप, लंबा लंबा आपको दिख रहा होगा ना, इनको मदद करता है। चलिए, ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो और तेज नाखून वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध, उल्लू के पैर आदि। चलिए, अब हम टाइप ऑफ हाउस यानी घरों के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी आपको 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। पत्थर तथा लकड़ी के बने घर कैसे होते हैं। तो पहले हम मनाली के बारे में बात करते हैं। तो मनाली में कैसा घर पाया जाता है, ऐसी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ अधिक वर्षा तथा हिमवर्षा होती है। तो इन घरों की छतों पर ढलवा बनाया जाता है। तो आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, इनका छत जो होता है ऐसे ढलवादार बनाया जाता है। ठीक, ऐसे ढलवादार बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है ना, तो यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो ऐसे ढलवादा बनाया ताकि यहाँ बरसात हो तो ऐसे दोनों किनारे से पानी बह के निकल जाए। ठीक, चलिए, पत्थरों से बने घर के बारे में बात करते हैं। तो पत्थरों के घर जैसे आप लोग देख रहे हैं, पत्थर से बना 2 मंजिली इमारत होती हैं। यह कहाँ पाया जाता है, लेह लद्दाख में पाया जाता है। यह स्थान लेह है जहाँ शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगर 2 मंजिलों के होते हैं। घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। घरों पर मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। निचली मंजिल पर जानवर आवश्यक सामान रखते हैं और ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। और नीचे की मंदिर पर कोई भी खिड़की नहीं होती, नीचे की मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती। फल और सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डालते हैं। तो लेह लद्दाख में क्या होता है, यहाँ 2 मंजिला घर होते हैं। घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। घरों पर मजबूत बनाने के लिए पेड़ के मोटे मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक सामान रखते हैं, ऊपर खुद रहते हैं। और यह लोग अपनी सब्जियाँ सुखाने के लिए छतों का इस्तेमाल करते हैं। बाँस के बने घर, तो बाँस के बने घर कहाँ होते हैं, असम में होते हैं, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। ठीक, तो बाँस के बने घर जो होते हैं अधिक वर्षा वाले स्थान पर होते हैं, जहाँ स्थान असम है। कहाँ पे, असम। ठीक, घर ज़मीन से 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस से मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। या घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और इन घरों में छतें ढलुआ होती हैं। तो यह घर ज़मीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस से मजबूत खंभों से बनाया जाता है। या घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढलुआ होती हैं। चलिए,
मिट्टी तथा झाड़ियों के बने घर। तो कहाँ होता है? राजस्थान का घर दिख रहा होगा आपको ना। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, इसलिए मिट्टियों से बनाया जाता है और झाड़ियों से, ताकि अंदर ठंडक रहे। तो यह घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। ठीक। घरों की दीवार जो होती है मोटी होती है तथा मिट्टी से बनी होती है। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर मिट्टी झाड़ छतें कटीले झाड़ियों से बनी होती हैं। छतें बनाने में नीम और कीकर की लकड़ियों का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है ताकि इनमें कीड़े न लगें। ईंट के बने घर या ऊंची इमारतें। तो यह स्थान समतल मैदानी क्षेत्र, शहरों, दिल्ली अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें व मंजिले मकान देखने को मिलते हैं। हाउस बोट क्या है? आइए हाउस बोट के बारे में देखते हैं। तो हाउस बोट जो है यह डल झील श्रीनगर में पाई जाती है। इसकी लंबाई 80 फीट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट तक होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्मबंद कहते हैं। यह पर्यटकों के लिए या वहाँ पे आने वाले पर्यटकों के लिए होता है। इस पर या घूमने के में इस्तेमाल की जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है? हाउस बोट डल झील में पाई जाती है। इसकी लंबाई 80 फीट से चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्मबंद कहते हैं। यह पर्यटकों के लिए होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाउस बोट की तरह ही लकड़ी के बने होते हैं। डोंगा नक्काशी रहित होते हैं। इसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं। इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। ठीक। तो डोंगा झेलम नदी में पाई जाती है। यह भी हाउस बोट की तरह होती है। लकड़ी के बने होते हैं। डोंगा नक्काशी रहित होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। बर्फ़ का घर जिसको हम इग्लू कहते हैं। आइए इग्लू के बारे में देख रहे हैं। इग्लू को हम लोग एस्किमो या शिकारियों का स्थान भी निवास होता है। इग्लू जो होता है एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। स्थान ग्रीनलैंड कनाडा होता है। बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं। इन्हें इग्लू कहते हैं। ये गुम्बद के आकार के होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीले ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न कर पाएँ। तो इग्लू जो होता है एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। स्थान ग्रीनलैंड कनाडा। बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। ये गुम्बद के आकार के होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। टेंट क्या होता है? टेंट, यहाँ से रेबो एक प्रश्न पूछा जाता है। ये जो टेंट में रहते हैं इनको हम रेबो कहते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं एक करके। तो टेंट का निर्माण जो होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख की चांगपा जनजाति जो होती है याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है जिसे रेबो कहते हैं। तो टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है जिसे हम रेबो कहते हैं। चलिए श्रीनगर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ चाय पीते हैं जिसको हम कहवा कहते हैं। तो श्रीनगर में जो इलायची और बादाम डला हुआ चाय पीते हैं उसको क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं। ठीक। रेगिस्तानी ओक के बारे में देखते हैं। तो यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति में बढ़ने वाला पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति के बढ़ने वाला पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। यह लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है। इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। ये जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए ज़मीन में गहराइयों तक पाई जाती हैं या पानी पेड़ के तने में जमा होता है। स्थानीय लोग तने में पतला पाइप डालकर इसे पानी को पीते हैं। तो रेगिस्तान ओक से जो पॉइंट था इम्पॉर्टेंट उसको हमने कवर किया। चलिए हम आगे देखते हैं। घटमड़ी पौधा क्या होता है जिसको हम पीचर प्लांट कहते हैं, नेफेंथिप। आइए देखते हैं। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यह एक मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण होता है। तो यह एक मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण होता है। यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े, मेढक, चूहों और को फंसाकर खाता है। तो यह अपने गड्ढे में जाल में कीड़े, मेढक और चूहों को फंसाकर खाता है। इसकी जो घड़े के समान दिखाई देने वाली सरकना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग कीड़ों को आकर्षित करता है और अच्छी गंध पैदा करता है। आमतौर पर यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो यह मांसाहारी कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण होता है। यह अपने गड्ढे
के जाल में कीड़े, मेढक तथा चूहों को फंसाता है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग कीड़ों को आकर्षित करने के लिए इसकी अच्छी गंध पैदा करता है। आमतौर पर इंडोनेशिया, भारत और भारत के मेघालय में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाते हैं। चलिए, खेजड़ी पेड़ क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। तो खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तान में पाए जाते हैं। खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तान में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। तो खेजड़ी के पेड़ जो होते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थलीय इलाका होता है, रेगिस्तान क्षेत्रों में वहाँ पाया जाता है। यहाँ विश्व मुख्यतम रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी फलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं और कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यह छायादार वृक्ष, जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चलिए अब हम बरगद के पेड़ के बारे में देखते हैं। यह पूरे 200 साल तक जीवित रह सकता है। पुराने बरगद के पेड़ों में लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ों की जड़ें ही होती हैं। ये शाखाओं से नीचे बढ़ती हैं जब तक कि वो ज़मीन तक नहीं पहुंच जाती। ये जड़ें खंभे की तरह होती हैं और पेड़ को मजबूत सहारा देती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें ज़मीन के नीचे होती हैं जैसे दूसरे पेड़ों की होती हैं। इसकी पत्ती, छाल बीजों में दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार जैसे बीमारियों के इलाज के लिए औषधि महत्व है। क्रोटोन का पौधा क्या होता है, आइए क्रोटोन के पौधों के बारे में देखते हैं। क्रोटोन का पौधा जो होता है वह जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देता है, यानी वह सिग्नल दे देता है कि क्रोटोन पौधों की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहरी पाई जाती हैं। जबकि मिट्टी सूखने लगती है तो इससे पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है और मिट्टी सूख जाती है, तो एक प्रकार का सिग्नल होता है। तो क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बताता है, यानी सिग्नल दे देता है कि क्रोटोन पौधे की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है, मिट्टी सूख जाती है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जियों के जन्म स्थान के बारे में देखते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई थी। आइए हम देखते हैं एक करके। तो दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी सब्जी आई थी? मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली। तो दक्षिण अमेरिका से कौन सी सब्जी आई थी? मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली। अफ्रीका से कौन सी आई थी? काफ़ी और भिंडी। यूरोप से गोभी और मटर। तो सब्जियों के जन्म स्थान के बारे में देखते हैं। दक्षिण अमेरिका मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली। दक्षिण काफ़ी, भिंडी। यूरोप गोभी, मटर। चीन सोयाबीन आदि। चलिए असम में चाय। भारत में कौन कौन सी सब्जियां आई हैं? तो भारत में बैगन, केला, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, मूली, पालक, परवल, टिंडा, मेथी आदि। तो ये भारत की सब्जियां हैं, इंडिया की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं क्या कहते हैं? आइए यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि तनों से खाई जाने वाली सब्जियां, जड़ की सब्जियां, पत्ती, बीज, फल आदि यहाँ से देखते हैं। आइए हम इसको एक एक करके। तो मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी जड़ होता है। तना में आलू, प्याज, अदरक। पत्तियां कौन कौन सी हैं? धनिया पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। बीज जो है चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। फूल कौन कौन से हैं? सहजन, केला, कचनार। और फली कौन कौन सी है? मटर। तो पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं कौन कौन से हैं? मूली, गाजर, चुकंदर, टेपिकोटा, शकरकंदी। तना कौन कौन सा है? आलू, प्याज, अदरक। पत्तियां कौन कौन सी हैं? धनिया पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। बीज कौन कौन से हैं? चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। फूल कौन कौन से? सहजन, केला, कचनार। फली मटर। चलिए पादपों में पारिस्थितिक अनुकलन जिस एक एक करके देखते हैं। पहला होता है जलोदभिद, जिसको हम हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें प्रकंद आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। तो ये पौधे जो होते हैं बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। पौधे पूरी तरह इनकी जड़ें प्रकंदन या आदि जल में डूबे रहते हैं। जल में डूबने रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं, जैसे कमल। कौन सा? कमल। चलिए
आगे बढ़ते हैं। समोद्भिद क्या है, जिसको हम मेसोफाइट बोलते हैं? तो वह पौधे जो समान स्थानों पर उगते हैं। ये पौधे समान स्थान पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क होती है और ना ही बहुत नमी होती है। इन पौधों की मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। तो समोद्भिद क्या होता है? मेसोफाइट। ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क होती है ना ही अधिक नमी वाले होते हैं। इन पौधों में मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। चलिए, मरुद्भिद क्या होता है? तो इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं, जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है। जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पर ये पौधे पाए जाते हैं। उदाहरण नागफनी है। तो इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं, जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है। जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पर ये पौधे पाए जाते हैं। चलिए, अगला है हेलोफाइट्स, लवणोभिद भी कहते हैं। तो ये वृक्ष खारे पानी में उगता है। उदाहरण साल्ट मार्श घास या मैंग्रोव वन भी होता है। स्तनधारी क्या होते हैं? मैमल। तो स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण में तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। तो स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। चलिए, सरीसृप या रेप्टाइल्स क्या होते हैं? तो इस प्रजाति के जो प्राणी होते हैं वह धरती पर सड़क कर चलते हैं, यानी या सांप वगैरह जैसे सड़क कर चलते हैं ज़मीन पर। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतु का समूह होता है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि सरीसृप के उदाहरण होते हैं। तो इन प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह होता है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि सरीसृप के उदाहरण होते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। परजीविता क्या है? तो वह जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, उनमें अपना फ़ायदा उठाते हैं, उन जीवों को पर और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम परजीवी जंतु कहलाते हैं। तो वह जीव जो अन्य किसी जीव पर आश्रित होते हैं, उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, उन जीवों को आश्रित होते हैं तथा उन जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम परजीवी जीव जंतु कहते हैं, जिसको हम पैरासाइट भी बोलते हैं। जैसे जोंक, जू, अमरबेल, एंटएमीबा आदि। एक जीव को फायदा होता है तो दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है। जब ऐसे संबंध को हम परजीविता कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहजीविता क्या है? साइम्बोबिसिस क्या है? तो जब दो जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें हम सहजीवी कहते हैं। जैसे भैंस और बगुला, इस प्रकार के संबंध को हम सहजीवी कहा जाता है। पौधों का गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण होते हैं। चूहा क्या होता है? चूहों को देखने की क्षमता कम होती है लेकिन उनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। झूम खेती क्या है? तो झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में की जाती है। तो झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों के मिजोरम में की जाती है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो इनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह को जो बांस या जंगल में उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर जला देते हैं या राख ज़मीन में खाद का काम करती है। तो झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में की जाती है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। या फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देती हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह पर जो बांस या जंगल उग जाता है उसे हम उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा कर जला देते हैं या राख ज़मीन में खाद का काम करती है। चलिए, ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगल को नुकसान न पहुंचा सकें, इसका भी ध्यान रखा जाता है।
फिर जब इस ज़मीन को खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के हल्के हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन पर ही मिट्टी में मिल जाएं, जिससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। तो स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को हम तोरांग कहते हैं। यहाँ भी प्रश्न बना गया है, कुड़ुक भाषा में जंगल को हम क्या कहते हैं, तो तोरांग कहते हैं। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति होती है। कुड़ुक भाषा में जंगल को हम तोरांग कहते हैं। ठीक। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह पर रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह उस जंगल पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो जंगल कानून अधिनियम 2007 बनाया गया, जिसमें कहा गया कि जो लोग 25 सालों से जंगल में रहते हैं उनको वहाँ पूरा अधिकार है, वह उस जगह में चाहे जो उगा सकते हैं, उनको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जंगल का संरक्षण भी उन्हीं का अधिकार होता है और वहाँ की ग्राम सभा ही करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। चलिए, बीज क्या होता है, तो बीज जो होता है प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां उन्हें कीड़ों से बचाती थी। तो बीजों का जो प्रजनन होता था पहले, उनको प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां उन्हें कीड़ों से बचाती थी। चलिए, मलेरिया क्या है, तो रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छर के कारण होता है। यह भारतीय मूल के थे। इनका पता इन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया। 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। तो रोनाल्ड रोस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छर के कारण होता है। भारतीय मूल के ही थे। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के एक अस्पताल में लगाया था। 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। चलिए, मलेरिया को दूर करने की दवाई जो होती है सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो मलेरिया को दूर करने की जो दवाई होती है वह सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीमिया क्या है, तो एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। वयस्क पुरुष 18 वर्ष से अधिक 14 से 18 डेसिबल होता है। वयस्क महिलाओं में 18 वर्ष से अधिक में 12 से 16 डेसिबल तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए, आयरन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं पालक आयरन के स्रोत होते हैं। आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां और पालक। टांका क्या है, टांका राजस्थान में पाया जाता है। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, इस खास तरह से किया जाता है, इसको हम टांका कहते हैं। एक छत से पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड आता था, टंकी बनी हुई होती थी, जिसको हम टांका कहते थे। ठीक। चलिए, कुआं या बावड़ी किसे कहते हैं, तो सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी का जल भंडारण तथा संरक्षण पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोगी होते हैं। तो सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो सूखने का क्या कारण हो सकता है कुएं का, इसको आप लोग कई तरह से बहुत से कारण हैं। जैसे कुएं पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो यह सब कारण है जिसके द्वारा कुएं सूखते जा रहे हैं, पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। ठीक। पानी का दुरुपयोग हो रहा है, बिना मतलब फालतू पानी गिराया जाता है। तो आप लोग पानी का संरक्षण करिए। घड़सीसर क्या है, सर यानी तालाब, सर का मतलब होता है यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इनके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल आदि थे। तो सर का मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे और बड़े हाल आदि थे।
मिस्र सागर क्या है? इजराइल प्लस जॉर्डन में पाया जाता है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मिस्र सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर होता है। इतना नमकीन होता है कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। मिस्र सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। तो वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मिस्र सागर में दुनिया का सबसे नमकीन सागर होता है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मिस्र सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से भारत क्यों आया था? उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। आइए हम उस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल-बरूनी, जिस देश से आया था उसका नाम था उज़्बेकिस्तान। अल-बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा। खास तौर पे वह उन्हें अपने देश से अलग लगी उस चीज़ों को उन्होंने लिखा। जैसे अल-बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे और कुंडों और सीढ़ियों के जोड़ जोड़ कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी। लोगों को उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। यहाँ कभी भीड़ लगने में परेशानी नहीं होती थी। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। अल-बरूनी की किताब का क्या नाम था? किताब उल हिंद था। क्या था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, ठीक, किताब उल हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। डांडी यात्रा। तो डांडी यात्रा के बारे में देखते हैं। सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों पर नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी डांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी हो। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र में पानी को ज़मीन पर क्यारियों में जमा कर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। आप लोग देख रहे होंगे नमक कैसे बनाया जाता है। समुद्र के किनारे ऐसे क्यारियाँ बना दी जाती हैं। क्यारियों में समुद्र का पानी ऐसे आता है और जब इन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पानी सूख जाता है और नमक यहीं इकट्ठा हो जाता है। ठीक, बना रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तरुण भारत संघ क्या है? तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तरुण भारत संघ की एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भीमा संघ क्या है? तो भीमा संघ कर्नाटक राज्य के बच्चों द्वारा बनाया गया। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना है। तो भीमा संघ की स्थापना कर्नाटक राज्य के बच्चों द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रेसिंग या गहराई करना क्या होता है? तो थ्रेसिंग या गहराई करना काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना या गहराई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज के बीज निकल जाते हैं और डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा किया जाता है। और थ्रेसिंग या गहराई करना, इसका क्या मतलब होता है? कटाई की गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना या गहाई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज के बीजों को निकल जाते हैं और डंठल को अलग कर दिया जाता है। आकार कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा किया जाता है। चलिए, निष्पावन विधि क्या होती है? तो इस विधि में उपयोग से हल्के भूसी के कणों व अनाज के बीजों जैसे गेहूं, दाल आदि को अलग कर दिया जाता है। इस विधि में भूसी के कण हवा के द्वारा उड़ाकर दूर कर दिए जाते हैं। तो निष्पावन विधि क्या होती है? इसके उपयोग से हल्के भूसी के कण व अनाज के बीजों को जैसे गेहूं, दाल आदि से अलग कर दिया जाता है। इस विधि में भूसी के कण हवा के द्वारा उड़ाकर दूर कर दिए जाते हैं। चलिए, पकाने के तरीके कौन कौन से हैं? पकाने के 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से? भूनकर, उबालकर, तलकर, सेक कर। कौन कौन से? भूनकर, उबालकर, तलकर, सेक कर। 4 तरीके होते हैं। यूपी, तो यूपी से जो प्रश्न बनता है, कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो यूपी में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। असम, बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म होती है जो बिहू त्यौहार में
खाई जाती है। तो बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की एक किस्म होती है जो कि बिहू त्यौहार में खाई जाती है। चलिए, गोवा व कश्मीर। तो गोवा में मछली को नारियल के तेल में तथा जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में तला जाता है। तो गोवा तथा कश्मीर, गोवा में मछली को नारियल के तेल में तथा जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में खाया जाता है या तला जाता है। ठीक। गुजरात में प्रमुख खाद्य जो है ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई है। तो गुजरात के प्रमुख खाद्य में ढोकला, चटनी और चावल और मिठाई है। वलसाड स्टेशन गुजरात में है। तो वलसाड स्टेशन गुजरात में है। यहाँ बटाटा वड़ा, पूरी, साग मशहूर है। तो यहाँ बटाटा वड़ा, पूरी, साग मशहूर होता है। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे हम लिंग हु फेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हु फेन। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे हम लिंग हु फेन कहते हैं। चलिए, केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, चावल की खेती होती है। केले के फूलों की सब्जियां केरल में खाई जाती हैं। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली, डोसा, चावल खाया जाता है। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाया जाता है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली, डोसा, चावल खाया जाता है। चलिए, केरल टैपियोका के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है सीटेट में। केरल में टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टैपियोका को कप्पा या कसावा भी कहा जाता है। तो केरल में टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है या एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टैपियोका को कप्पा या कसावा भी कहा जाता है। साबूदाना टैपियोका से बनता है। तो साबूदाना किससे बनता है? टैपियोका से बनता है। ठीक। चांगथांग जनजाति के बारे में देखते हैं। तो चांगथांग जो जनजाति होती है पश्चिम और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार होता है या 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित होता है जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ होता है। तो चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार होता है या 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित होता है, कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यह चांगपा जनजाति नाम की एक प्रजाति होती है जिसकी आबादी कुल 5000 लोगों की है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। रेबो का निर्माण जो होता है याक के बालों के पट्टियों से किया जाता है। तो चांगपा जनजाति में कितने लोग हैं? लगभग 5000 लोग होते हैं। हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा अपने टेंट को रेबो कहते हैं। रेबो का निर्माण याक के बालों के पट्टियों से किया जाता है। चलिए, चांगपा की जो भाषा होती है, चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। तो चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं होता है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरियों भेड़ को रखते हैं। तो यहाँ ये बकरी बोल के रखते हैं, वहाँ रेखा होती है जिसको ये लोग लेखा कहते हैं। ठीक। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हर परिवार अपने जानवर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौट कर उसे दोबारा गिनती हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। चलिए, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल के बारे में देखते हैं। तो पश्मीना शाल जो होती है वह चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बाल से बनती है। तो पश्मीना शाल जो होती है चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बाल से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर होती है। ठंड में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बना होता है जिससे कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होती है। तो पश्मीना शाल से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने देखा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी क्या है? तो अबू धाबी, आइए इसमें देखते हैं। अबू धाबी रेगिस्तान का एक इलाका होता है। यहाँ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। तो यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अबू धाबी की भाषा अरबी है। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा होता है। तो यहाँ पानी जो है पेट्रोल के महंगा होता है। लद्दाख के बारे में देखते हैं। तो लेह लद्दाख समतल व ठंडा रेगिस्तान है। तो लेह लद्दाख समतल व ठंडा रेगिस्तान होता है।
चांगथांग लद्दाख का एक भाग है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यह स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ मैदानी सुनसान व फसीला है। चलिए कुछ अन्य तथ्य देखते हैं, जैसे थार मरुस्थल के बारे में देखते हैं। तो यह रेतीली घन मरुस्थल होता है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय और खासी पहाड़ियों पर होता है। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। सबसे सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय खासी पहाड़ी पर होता है। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। या रेतीली घन मरुस्थल होता है। चलिए वेलक्रो क्या है? तो 1948 में एक घटना है जब एक दिन जॉर्ज मिस्टर ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा और हैरान रह गए। इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीजों के कपड़े व रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मिस्टर को आइडिया आया और उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया। तो वेलक्रो का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। किसने किया था? जॉर्ज मिस्टर ने किया था। ठीक, यहाँ से यही प्रश्न बनेगा। ब्रेल लिपि क्या होती है? तो ब्रेल लिपि 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि 4 जनवरी को मनाया जाता है। एक वैज्ञानिक थे लुइस ब्रेल, जिनको बचपन में पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो बचपन में जब खेल रहे थे तो एक नुकीले पदार्थ से इनको चोट लग गई और इनकी आंखें चली गई। तो इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। इन्होंने एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। यह एक उभरा हुआ ऐसे बिंदुओं पे 6 बिंदुओं पे बना हुआ होता है, जिसको महसूस कर पढ़ा जा सकता है। आइए हम इसको देखते हैं। तो लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजार से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो पढ़ाई में बहुत रुचि थी और पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस की स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह एक मोटे कागज़ पर एक नुकीला चीज से 6 बिंदुओं पर उभारा जाता है और उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के बारे में देखते हैं, जिसको हम स्पेस ट्रैवल भी कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी के विकास में एवं विज्ञान की उन्नति के साथ अंतरिक्ष यात्रा करना संभव है। पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर करमैन रेखा पाई जाती है, जिसके बाद अंतरिक्ष स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गार्गिन थे, यूएसएसआर के। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, यूएसएसआर की। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, 20 जुलाई 1969 को गए थे। तो चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि 20 जुलाई 1969 को गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कब गए थे? 1984 में। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, 1984। चलिए राकेश शर्मा के बारे में देखते हैं। तो राकेश शर्मा जो थे भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। या 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 में अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस स्टेशन साल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। चलिए कल्पना चावला के बारे में देखते हैं। तो कल्पना चावला ये भारत मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। तो एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 के करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। 1995 में यह नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिससे वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 में उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल से प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। चलिए सुनीता विलियम्स के बारे में देखते हैं।
ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारत मूल की दूसरी महिला हैं। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। जून 1998 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसी करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। तो 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला भी बनी थी। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसिस में क्या थे, आइए उसके बारे में देखते हैं। वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं। पानी भी नहीं रुकता, बुलबुले बन के फ्लोट करता रहता है। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता है और कागज़ गीला करना पड़ता है। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। वहाँ टहल नहीं सकते हैं और फ्लोट करने की आदत हो गई है। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह चांद पर 1969 में आए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। तो भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। चलिए लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा फिल्म के बारे में देखते हैं। तो ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। यह पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन्ना मंडी है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। यह परेड में 36 निर्देश होते हैं। तो एक परेड में कितने निर्देश होते हैं? 36 निर्देश होते हैं। यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन्ना मंडी के जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। एक परेड में कितने निर्देश होते हैं? 36 निर्देश होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देखते हैं। तो यह एक वेट लिफ्टर थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार थे। इनकी 4 बहन थी और वेट लिफ्टिंग करती थी। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग आरंभ किया। यह 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। भारत के बारे इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ग्रेगर मेंडल के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ। एक गरीब किसान परिवार में हुआ। इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक़ था पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा, पर उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक एक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रकार के प्रयोग किए। उन्होंने खूब मेहनत की और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और फिर एक नई बात खोज निकाली। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधे के तने में लंबा या नाटा होना। इनका मिला जुला नहीं होता है। ऐसे पौधे जिनके बीज खुरदरे या चिकने होते हैं, उनकी अगली पीढ़ी के बच्चे पौधे भी एक बीज या तो खुरदरे या तो चिकने ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा हो जाए। उन्होंने रंग के साथ भी ऐसा नहीं पाया। ऐसा बीज जो या तो हरे या पीले होते हैं, तो उनकी अगली पीढ़ी में भी या तो हरे होंगे या तो पीले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब धरती कांपी थी, कच्छ गुजरात में 26 जनवरी 2001 को एक ऐसी घटना हुई जिसमें सबको हिला दिया। गुजरात के भुज में भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत से लोग मरे और जख्मी हुए। तो कच्छ गुजरात में 26 जनवरी 2001 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें गुजरात के भुज में बहुत ही भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत से लोग मरे और जख्मी भी हुए थे। पेट्रोलियम क्या है? यह गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार होता है। तो यह गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार होता है। पेट्रोलियम उत्पाद जो है या पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इंजन, ऑयल, मोम, कोलतार एवं ग्रीस से बनता है। चलिए कमर सीधी ऊपर चढ़ो, आइए इसके बारे में देखते हैं। ट्रैकिंग के लिए नाश्ता, विटामिन सी, आयरन की गोलियां और साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। ट्रैकिंग में हर ग्रुप में एक लीडर होता है जिसकी निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं। एक लीडर की क्या कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो बाकी लोगों के सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उनकी मदद करना, रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना।
तो एक ट्रैकिंग पर ग्रुप में लीडर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना, जो चल ना पाएँ उनकी मदद करना, रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह, बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना, ग्रुप के सब किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर सज़ा सुनाने को तैयार रहना, पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर का 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलें, अपनी कमर को सीधा रखें और मोड़ें नहीं। चट्टान से उतरते समय रस्सी को एक तरीके से उपयोग किया जाता है जिसे हम रैपलिंग कहते हैं। चलिए बछेंद्री पाल के बारे में देखते हैं। बछेंद्री पाल जो थी वह उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव में पली बड़ी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी पर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव में पली बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी पर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उसके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल ने 23 जनवरी 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया था। तो कब फहराया था? 23 मई 1984 को 1:07 पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड क्या होता है? तो उल्का पिंड टूटता हुआ तारा होता है या चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं या गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। मध्यमंडल में जाकर घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और ये जलने लगते हैं। इसे हम टूटता तारा कहते हैं। तो उल्का पिंड एक टूटता हुआ तारा होता है या चट्टानों पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करते समय एक गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। मध्यमंडल में जाकर घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और ये जलने लग जाते हैं। इसे ही हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। चलिए भारत की विभिन्न परिवहन प्रणाली आइए उसको देखते हैं। बांस का पुल कहाँ होता है? असम में होता है। वल्लम या लकड़ी की नाव कहाँ होती है? केरल में होती है। फेरी या मोटर बोट कहाँ होती है? केरल में होती है। जुगाड़ कहाँ होता है? जुगाड़ गाड़ी गुजरात में होती है। पथरीला रास्ता कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्र गाँव में होता है। ऊँटी गाड़ी राजस्थान में। ट्राली या पहाड़ी इलाकों में जैसे लद्दाख या जम्मू कश्मीर आदि में। मलयालम के रिश्तों के नाम आइए देखते हैं। केरल में वलियम्मा को मौसी या माँ की बड़ी बहन कहते हैं। वलियम्मा को मौसी या माँ की बड़ी बहन कहते हैं। अमम्मा को नानी या माँ की माँ कहते हैं। चिटप्पन यानी चाचा या पापा के छोटे भाई को कहते हैं। कुंजम्मा चाचा या चाची या चाचा की पत्नी को कहते हैं। तो केरल में वलियम्मा को मौसी या माँ की बड़ी बहन कहते हैं। अमम्मा को नानी या माँ की माँ कहते हैं। चिटप्पन को चाचा या चाचा के छोटी भाई कहते हैं। कुंजम्मा को चाची या चाचा की पत्नी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंधियू क्या है? तो सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगार में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को ऊंधियू कहते हैं। गुजराती में ऊंधियू का मतलब है उल्टा। तो सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयल के अंगार में मटके को उल्टा रखकर सब्जियों को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को ऊंधियू कहते हैं। गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे को पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ में ली जाती है। तो सर्दियों में खेत में जो ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं उसको सीलबंद कर देते हैं और कोयले के अंगार में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को हम ऊंधियू कहते हैं। गुजरात में ऊंधियू का मतलब उल्टा होता है। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी हुई बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ ही मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने की चीज़ों को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। घरेलू उपाय आइए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे दूध को हम उबालते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखकर नमी से बचाकर। नृत्य करते समय हाथ व चेहरे का प्रयोग भावनाएं प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। इन्हें मुद्रा हाथ या भाव चेहरा भी कहते हैं। चलिए प्याज की खेती के बारे में देखते हैं। मैं हूँ बसुआ,
मैं कर्नाटक के बेलमनिका गांव में रहता हूं। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं। पौधों के साथ साथ खरपतवार भी निकल आते हैं। तो खरपतवार खेत या पौधों के साथ साथ खरपतवार भी निकल आती है। खरपतवार खेत या बगीचे में अपने आप उग जाती हैं, जिन्हें उगाया नहीं जाता। खरपतवार को निकालना ज़रूरी है ताकि सारा खाद पानी खरपतवार न ले। अगर खरपतवार ज़्यादा हुई तो पौधे स्वस्थ नहीं रहेंगे। प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने के 20 दिन बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियां पीली होने पर सूखने लगती हैं तो प्याज को निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं। प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कौन कौन से हैं? तो एक आता है खूंटी। तो खूंटी क्या होता है? लोहे की एक छड़ होती है। खूंटी लोहे की एक छड़ होती है जिसका इस्तेमाल मिट्टी को खोदने या ढीला या नरम बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद इल्गे आता है। इल्गे का इस्तेमाल प्याज के ऊपर सूखी हुई पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो खूंटी को ज़मीन की मिट्टी को खोदने या नरम करने के लिए जाता है। इल्गे को प्याज के ऊपर से सूखी हुई पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। इल्गे कैसा होता है? ऐसे हाशिए की तरह ऐसा बना होता है। और खूंटी कैसे होता है? ऐसे खूंटी ऐसे बना होता है फावड़े की तरह। चलिए, चमकता सितारा यानी अब सूर्यमणि की बात हो रही है तो आइए इनके बारे में देखते हैं। सूर्यमणि एक चमत्कार हुआ सितारा है जिसको हम गर्ल स्टार भी कहते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूल न जाएं और पहनावे को भी चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चों में भी सीखें। अपने स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज एवं अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी होते हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बांसुरी दीदी की और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। चित्रकला क्या है? चित्रकला यानी मनमनी पेंटिंग। आइए इसको देखते हैं। इसको हम मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। तो ये आपको जो पेंटिंग दिख रही है, ऐसे कई प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती हैं दीवारों पर। यह बिहार की एक चित्रकारी होती है। इसका प्रयोग दीवारों तथा आंगन में किया जाता है। इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। चावल का प्रयोग चित्रों में उभार लाने के लिए किया जाता है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हल्दी, नील, फूल और पत्तियों के रस एवं सुखाकर प्रयोग किया जाता है। तो मधुबनी चित्रकला मिथिला चित्रकला या बिहार की चित्रकारी होती है। इसका प्रयोग दीवारों पर तथा आंगन में इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान आदि पक्षी के चित्र बनाने हेतु किया जाता है। चावल का प्रयोग चित्रों के उभार लाने के लिए इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हल्दी, नील, फूल एवं पत्तियों के रस को सुखाकर प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ चित्रकला के बारे में देखते हैं। यहाँ से 1-2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है और जब यह प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप लोग ईबीएस में कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गया है। तो यह आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, चित्रकारी से कुछ प्रश्न पूछी जाती है। आइए हम एक चित्रकारी को देखते हैं। पहली चित्रकारी है कलमकारी चित्रकला। यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसका प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है पट्टा चित्रकला। तो पट्टा चित्रकला कहाँ की है? या उड़ीसा की है या वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। इसका प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। फाड़ चित्रकला कहाँ की है? या राजस्थान की। इसका प्रयोग कपड़ों पर प्रयोग। इस चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, वर्ली चित्रकला या महाराष्ट्र गुजरात। तो गाय गोबर मिट्टी, लाल ईंटों और सफ़ेद आटों के पेस्ट का उपयोग करते हैं। तो वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र गुजरात या गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफ़ेद आटे के पेस्ट का उपयोग करते हैं। बोलती इमारतें। गोलकोंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। यह बुर्ज दीवारों से ज़्यादा ऊंचे हैं। यह हैदराबाद, तेलंगाना से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह अपनी अभेद संरचना के लिए प्रसिद्ध था। किले का निर्माण 13वीं शताब्दी के काकतीय वंश ने करवाया था। कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक गोलकुंडा किले पर एक के बाद एक राज किया। उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। तो
गोलकुंडा किले में बाहरी जो दीवार है उस पर 87 बुर्ज है। यह बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। यहाँ हैदराबाद तेलंगाना से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह अपनी अभेद संरचना के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 13वीं शताब्दी के काकती वंश ने करवाया था। कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 में 1687 तक गोलकुंडा किले पर एक के बाद एक राज किया। इससे पहले सन 1200 में भी यह किला मिट्टी का बना हुआ था। यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। मिलकर खाएं। तो बिहू असम में एक खास त्यौहार होता है। यह त्यौहार चावल की एक नई फसल कटने पर मनाया जाता है। उरुका बिहू में पिछले दिन की शाम को कहते हैं। यह दिन लोग अस्थायी मेला घर बनाते हैं और सामूहिक दावत करते हैं। माघ बिहू 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ की पहली और दूसरी तिथि को माघ आसामी कैलेंडर भी कहा जाता है। 10वां महीना होता है। ट्रेन टिकट के बारे में देखते हैं। तो ट्रेन टिकट पर क्या क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। पीएनआर नंबर यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। श्रेणी, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, सफ़र शुरू करने की तारीख तथा समय, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख, ट्रेन प्रारंभ होने का समय और ट्रेन समाप्त होने का स्थान, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसमें नाम नहीं दिया हुआ रहता है। बर्थ का नंबर, सीट नंबर, किराया, कुल दूरी होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। शिकारा राइट डल झील पर्यटकों के लिए है। बज्जू गांव राजस्थान में है। कुड़ुक झारखंड की आदिवासी भाषा होती है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। 1-3 जमीन जिसमें 1-3 बीज बोया जाता है। चेराव नृत्य मिजोरम में फसल की कटाई पर होता है। मिजोरम में लॉटरी किसी की जाती है। मिजोरम की मुख्य फसल कौन सी है? चावल है। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से हैं। उड़ीसा का कालाहांडी गांव उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा का कालाहांडी चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार पर 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। वलसाड स्टेशन गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। गोवा में केरल रेलमार्ग में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। यूपी का कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यूपी का कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। गुलदावरी तथा जिनिया के फूलों के कपड़े रंगने का रंग बनता है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। बेलवनिका गाँव कर्नाटक में है। सोहना गाँव हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। मुख्तारपुर कहाँ पे है? पोंचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। धाना राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। जानवरों के शरीर पर बने पैटर्न उनके बालों के कारण होते हैं। जिन जानवरों के कान व बाल दिखते हैं वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान व बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं। केरल के मसाले तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची पाया जाता है। कुत्तों का अपना क्षेत्र होता है। पेशाब व मल की गंध से दूसरे के प्रवेश को पहचान लेते हैं। कांच के जार को नमी से बचाने के लिए सुखाया जाता है जिसमें अचार खराब ना हो। जानवरों के मारे जाने के उद्देश्य। मगरमच्छ और सांप को क्यों मारा जाता है? उसकी चमड़ी के लिए। हाथी को क्यों मारा जाता है? दांत के लिए। गैंडा को सींग के लिए। कस्तूरी मृग को इत्र के लिए। झूले का मतलब क्या होता है? स्वागत लद्दाख में प्रयोग किया जाता है। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुंबई। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई, नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर रखा गया। सोलापुर मुंबई। नागवाड़ा एवं अफसाना बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने ईवीएस से बनने वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया। एक क्विक रिवीजन मैराथन क्लास थी जिसमें आप ईवीएस में जितने भी कंटेंट से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं। हमने सबको कवर कर लिया। अब आपके ईवीएस के सारे सेशन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको अंतिम समय में कुछ और नहीं पढ़ना है। आप इस मैराथन क्लास को देख लीजिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी गई। अगर आपके पास आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बनाया है तो मैंने अपने चैनल पर सीटेट रिलेटेड बुक्स, नोट्स एवं पीडीएफ प्रोवाइड किया है। आज इसकी पीडीएफ मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब अंतिम समय में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। इस मैराथन क्लास जो मैं करवा रहा हूँ आप लोग उसको देख लीजिए। अब मैराथन क्लास ईवीएस को आपको यूट्यूब पे कई सारी मिल जाएंगी, 5-5 घंटे की, 6-6 घंटे की। लेकिन अंतिम समय में अब आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप 6-6 घंटे की एक मैराथन क्लास देखिए। अब आपको क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन मतलब 1 से 2 घंटे की क्लास में आपका सब कुछ कवर हो जाए। तो मैंने लगभग 1.5 घंटे की क्लास में आपका सारा कवर कर लिया, एनसीईआरटी के निचोड़ को, यहाँ से प्रश्न जहाँ से बनता है। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। आप सब सीटेट को अच्छे नंबर से पास होइए और
आने वाली वैकेंसी में आप लोग सम्मिलित हो सकें। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो